नाज़रीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म आज फ़ारिग हो गए। जजों का धुआं निकालते निकालते अपना उनका धुआं निकल गया, लेकिन इसके इम्प्लिकेशंस क्या है? ये आम इलाका नहीं है, पाकिस्तान के दिफा का एक फ्रंट लाइन एरिया है। इसकी सियासत के असरात जो हैं वो मकबूजा कश्मीर तक भी जाते हैं। इनके हालात को दिल्ली भी देखता है, दुनिया भर इस पर नज़र रखती है। तो जिस किस्म के वाक़यात आज हुए हैं, एक तौहीन अदालत के नोटिस पर इनके प्राइम मिनिस्टर को फारिग किया है, उसके ऊपर हम तजिया ले रहे हैं। हमारे पास मुश्ताक अहमद मिनाज साहब मौजूद हैं, साबिक वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर। आपका बहुत शुक्रिया मुश्ताक, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुश्ताक हमारे पुराने कुलीग हैं, लेकिन अब कुलीग वाला इशू नहीं है, अब ये सियासतदान है और हम साफ़ी अभी तक हैं मौजूद। ये बताइएगा कि आप तो खुश होंगे, आपका ओपोनेंट था आज फारिग हुआ? नहीं, मैं कतई खुश नहीं। क्यों? तल्ला साहब देखें, हमारी जमात जो है ना, ख़ुद भी हम अदालतों के ज़रिए हमें निकाला गया। और अगर आप देखें तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को भी, यानी एक ऐसा बेंच बना के जिसके ऊपर आज ख़ुद अदलिया के अंदर जो है ना एक डिवाइड मौजूद है कि विक्टिमाइज़ किया है मियाँ नवाज़ शरीफ को। और हम क्यों चाहेंगे कि किसी भी वज़ीर आज़म को अदम एतमाद की तहरीक के बगैर जो है इस तरह तो फिर गलत फैसला हुआ? नहीं, उसके अपने देखें, एक चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को या किसी भी मुंतखब अवामी नुमाइंदे को इस तरह से नहीं निकालना चाहिए। हम जजों का और अदालतों का इंतहाई एहतराम करते हैं, और हम इसलिए भी एहतराम करते हैं कि हमने इन अदालतों से ज़ख्म भी खाए हैं, लेकिन हमने इन अदालतों को रेडिक्यूल नहीं किया। वो खुद आज देखें पाकिस्तान में घर घर के अंदर उस फैसले पनामा बेंच के ऊपर जो है ना, जो आजकल गुफ्तगू हो रही है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो तनवीर इलियास है, इसकी अगर शख्सियत का आप वो करें तो इन्होंने ख़ुद ये कहा कि आप बैल मुझे मार। अदालतें शायद इसको माफ़ भी कर देती या अदालतों की तरफ से ये इतना सख्त फैसला ना भी आता, लेकिन जो हालात पहले इतना हाई टेम्पो ले गए, ऊपर ले गए, इसको इसकी हाइप क्रिएट किए कि मैं धुआं निकाल दूंगा, मैं देखूंगा कि इनके ऊपर मैं ऐसा कानून ला रहा हूँ कि ये इनको जो है ना ये रोज़ स्टे। इनको पता नहीं था कि इनकी तरफ इनके साथ क्या हो सकता है, ये जानबूझ के करते? आपका तजिया क्या? नहीं, मेरे ख्याल में उनको इसकी इस शिद्दत का अंदाज़ा नहीं था। वो यही देखें ना, जब बंदा हुक्मरान हो और फिर पैसे वाला, जिस आप देखें ना, जिस यानी बैकग्राउंड से वो आए, जिनका वो क्योंकि सियासी कारकुन कभी नहीं रहे, सारी ज़िंदगी यानी वो कारोबारी शख्सियत रहे, पैसे के ज़ोर पर सबसे पहले उन्होंने अपने MLA शिप का टिकट लिया पैसे के ज़ोर पर, फिर पूरी पार्टी की सदारत पार्टी पैसे के ज़ोर पर ले ली, फिर वजारत उज़्मा पैसे के ज़ोर पर ले ली। पैसा किसको दिया? पैसा इमरान खान को दिया, और क्या मुझे देते? जिसने अली अमीन गंदा, ये तो कोई ऐसी चीज़ है तो ऐसी नहीं, मैं जानना चाहूँ कि मुकामी तौर पे पैसा लगाकर बंदों को अपने साथ किया और इमरान खान के साथ नेगोशिएट किया, या बराह रास्त ऊपर पैसे देके? देखे ना, सबसे पहले तो आपको देख, पार्टी यानी MLA, मैं भी एक यानी उस बैकग्राउंड से नहीं था, लेकिन मैं गया, मैं पहले जाके टिकट लेके तो मैं पहले इलेक्शन लड़ा, सारी चीज़ें प्रोसेस के जरिए। अब ये भाई साहब ने पूरी पार्टी खरीद ली। पार्टी वो ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब और इनकी सारी, अब वो यानी इस वक्त खुद बेचारे मातूब हैं, उनके ऊपर TV पे गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज़ाद कश्मीर के सर्कल्स के अंदर ये बात तो ढकी छुपी है ही नहीं, ना आज है ना कल थी, कि वो किस तरीके, उनका क्या तरीकाकार था। इलेक्शन कैसे जीत गए? इन्होंने आपको हराया ना? जी, मुझे हराया उन्होंने, और काफ़ी मार्जिन से हराया जी, 9,000 की मार्जिन। और आप अपने हल्के से मुझे पता बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, और ये इनका पहला है एंट्रेंस इनटू द असेंबली। जी, वोट किस तरह ले लिए? देखिए जी, वहाँ पर भी उन्होंने पैसा इस्तेमाल किया, हर जगह के ऊपर उन्होंने पूरी की पूरी पार्टी लोग जो है ना खरीद लिए हैं। आप ये समझें कि आज़ाद कश्मीर में हम जो इलेक्शन लड़ते थे ना जी, मैं खुद यानी 2 इलेक्शन लड़ा हूँ, हमारा एक मरकज़ी इलेक्शन एक ऑफिस होता है या कोई चीज़ है, या ज़्यादा 2, 4, 6 गाड़ियाँ होती हैं, जो कि यानी मौसूफ के साथ तो 250, 300, 400 गाड़ियाँ थी, पता नहीं कुछ 50-100 इलेक्शन ऑफिस थे। हर जगह पर बंदा पैसे लेकर कहता था कि जी आप छोड़ें, आप अपनी फैमिली की बात करें। तो वो उस वक्त भी हम ये कह रहे थे कि पैसे के ज़ोर पर आप आ रहे हैं, तो इसकी इंतहा क्या होगी? इंतहा हमें ये लगी कि फिर वो उससे आके पूरी पार्टी, आप देखें बैरिस्टर सुल्तान पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने आके सब जो है ना वो करके उन्होंने कहा उनको भी फारग करके उधर यानी वजारत, इतनी ताकत सिर्फ पैसे की, और क्या मुझे बताएं। तो फिर अब आप ये इसकी जरा वजाहत करें, क्योंकि नाज़रीन के लिए भी दिलचस्प होगा कि इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद कोई शख्स
इतनी नादानी का इजहार क्यों करेगा कि वो जाके टक्कर मार दे बैल में? देखें, उनको ये लगा कि भाई देखें आप अब वो अपने काबीना के लोगों के साथ, अपने कारकुनों के साथ, यानी जिस बंदे के पर दो प्रेस सेक्रेटरी जो है ना फारग हो गए, जिनके जो है ना डायरेक्टर जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे वो फारग हो गए, डीजीज थे, जो भी उनका स्टाफ था, जो उनका पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, पॉलिटिकल प्रेस सेक्रेटरी थे, जो उनके स्टाफ के साथ कोई एडवाइज़र थे, उनको सब वो लगाते थे, 6 महीने के बाद गालियाँ दे के उनको फारग कर देते थे। अब यही चीज़ उनको ये बताया गया कि जनाब एक तो शाम को वो ज़रा वो फ़ोन करके या कोई लोगों को बाज़ाब्ता जो है ना वो धमकियाँ भी देते हैं। वो तो खैर ऑडियो टेप्स भी है ना, एक जर्नलिस्ट को जो है ना रात को 2:30 बजे फ़ोन करके। तो अब वो उनको ये था कि जजेस को भी आप थ्रेटन करेंगे ना तो ये, क्योंकि जजेस ये करते क्या थे कि एक वो आज सेक्रेटरी लगाया, कल दूसरा सेक्रेटरी, बैड गवर्नेंस थी, तो वो जाके अदालत से रुजू कर लेते थे, अदालत उनको जो है ना स्टे दे देती थी। ये कहते थे जनाब मेरी अथॉरिटी को आप जो है ना वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा कानून लाऊंगा कि ये हो ही नहीं सकेगा। उनको ये था कि ये जजेस को थोड़ा सा जब जाएंगे तो उन्होंने आगे से लमलेट हो गए और सारी चीज़ें मान के आगे। जब मान के आगे तो आप मुझे ये बताएं कि यानी मैं सच्ची बात है, मैं कोर्ट के फैसले से तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात, यानी इनका जो मशकूक किस्म का जो किरदार सियासत में रहा और मेरे अपोनेंट भी हैं, मेरे हल्के से भी हैं, तो मैं उसके बावजूद उनका इस तरह जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब मैंने बात की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के तमाम जजेस के सामने कोई चीज इन्होंने किसी को कंट्राडिक्ट ही नहीं किया। उन्होंने कहा जी ये आपने किया, साथ 3 मतलब माफी भी तो मांगी ना, मानते सारे, उन्होंने कहा जी मैंने किया है। तो फिर उस लोगों ने यही बताया ना, जो उनकी जो लीगल टीम थी, उन्होंने कहा कि जी आप माने और अपने आप को जो ना माफी मांग दे, कोर्ट। अब इसके अंदर भी पैसा वो दरमियान के लोग जो थे, आपको पता है तनवीर इलियास साहब की तो हर बात के ऊपर जो है ना, यानी लोग रात को शर्तें लगाते कि ये काम कर रहे हैं, अगले दिन उसके ऊपर जो है ना दरमियान में इंटरलोक्यूटर बढ़ जाते थे, फिर दरमियान में पैसे के लेन देन करके सारी चीजें तय कर देते थे। उनको ये भी था कि माफिया ये थी, और माफिया का ये इस तरह एक अंजाम हुआ। लेकिन ये हर वज़ीर आज़म का अंजाम नहीं होना चाहिए, ये अवामी नुमाइंदों के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन तनवीर इलियास के मामले में तनवीर इलियास का अपना कसूर है, अपना कसूर। अच्छा जरा इसकी इंप्लीकेशंस क्या है? चले आपने तो कह दिया कि असूली तौर पर आप इससे इत्तेफाक नहीं करते, मुंतखब नुमाइंदगान जैसे भी हों उनको ऐसे घर नहीं भेजना चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना बड़ा जोल्ट है उस जाविये से अगर आप देखें, कंसिडरिंग कि उन्होंने कितना पैसा लगा के, पैसे की गूंद से उन्होंने पार्टी को जोड़ा, पार्टी पहली मरतबा 32 सीटें उसने ली, ये प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो अगर पार्टी की रीढ़ की हड्डी ये रहे पैसे की वजह से, तो इनको ये धचका, पीटीआई को धचका है आपके ख्याल में? पीटीआई को बहुत बड़ा धचका है। आप ये देखें कि पीटीआई को अब अगला देखें, अब आज इमरान खान साहब ने 11 बजे रात को ज़मान पार्क लाहौर में इजलास बुलवाया था पार्लिमानी पार्टी का आज़ाद कश्मीर का, लेकिन आज उन्होंने फिर कैंसिल कर दिया कि कल आप सुप्रीम कोर्ट में जो है ना अपील करें, अगर अपील में अगर आपको रिलीफ ना मिला तो फिर आप कल शाम को आ जाएं नए कायदे ईवान के लिए। अब नए कायदे ईवान के लिए 3-4 ग्रुप्स हैं। अब तनवीर इलियास का तो वाहिद जो मेरिट था वो पैसा था, सारे लोगों के साथ इन्होंने बैठ के डील करके रिटर्न पैसे दे के दस्तखत भी कराए हुए हैं कि जनाब जिस वक्त इनको बनाया गया था, एक बंदा आता था, ये चक शहजाद में एक दस्तखत किस चीज़ पे करवाए हुए कि इतने पैसे मैंने पेमेंट मैंने इतनी दी, और ये बताता हूं ना, मैं टीवी पे भी ये बता रहा हूं कि बाकायदा अली अमीन गंडापुर साहब बैठे होते थे, एमएलए गया, वो वहाँ से पैसे उठाता था, साइन करता था वहाँ से। बल्कि एक एमएलए ने कहा कि जी वो दूसरा एमएलए वो खुद पैसे नहीं लेगा, उसकी आप मुझे दें पैसे। उसने कहा चलो उसको भेजो, उसका दफा हो, उसका मामला जो है ना वो मेरा और उसका है, आप जाएं। और उसमें ये ज़ाती डीलिंग ये भी है, उसमें जाली करेंसी भी गई है, ये भी मैं टीवी पे कह रहा हूँ। यानी ये भी मुझे कोई इसको चैलेंज करे कि उसमें वो जो पैसे दिए गए, उस सारा कैश ट्रांजैक्शन था। और एक एमएलए ने जाके, जब एक ही एमएलए ने जाकर कहा कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, उसको सिर्फ जाली करेंसी उसकी वापस दी गई, बाकी किसी को नहीं दी गई। तो अगर आप इसके ऊपर एस्टिमेट कोई नंबर डालना चाहेंगे, आपके ख्याल में कितना पैसा? ये तकरीबन कोई 8 से 10 अरब का ये पूरा प्रोसेस है, जिसमें टिकट लेने से लेके, पार्टी लेने से लेके, वजारत उज़्मा लेने से लेके, वजारत उज़्मा को बरकरार रखने तक, ये सारा कोई 6 से 8 अरब रुपए या 8 से 10 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। मुस्तकबिल की फोरकास्ट कीजिएगा, आपकी पार्टी मुतहरक होगी असम्बली के अंदर से अपने बंदे को लाने के लिए, जोड़ तोड़ के लिए? आपने पीटीआई के अंदर ग्रुप्स का जिक्र किया, ये जानते हुए कि सारे के सारे मांग तांग के पूरे किए हुए हैं, जिस तरह जीडीए यहाँ पे बनी, बाब यहाँ पे बनी, वहाँ पर भी छोटे छोटे बाब और जीडीए बनवाई उन्होंने। आपका इंटरेस्ट है, आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है अपने बनवाने के लिए? तकरीबन 7 एमएलए चाहिए ना अपोजिशन को, सिर्फ 7 एमएलए की। आप और पीपल्स पार्टी मिला के? पीपल्स पार्टी के 13 हैं, 7 हमारे हैं, पीपल्स पार्टी के 12 हैं, 7 हमारे हैं, 19, एक जेकेपीपी जो अपोजिशन है, 20 के हम हैं,
और 2 3 4 बंदे तो पहले से फारग फिर रहे हैं इन्हीं के, जो कि हवा में अभी। ठीक है। ठीक है, 3 वो तो 4 एमएलए टोटल चाहिए। स्पीकर साहब ऑलरेडी इनके खिलाफ, आपको पता है पिछले 4 माह से आज़ाद कश्मीर असेंबली का इजलास मुसलसल हो रहा है, आपको पता है इस चीज़ का। 4 माह से इलेक्शन यानी जो सेशन है वो चल रहा है, ताकि जो ना इसको, वजह यह है कि ये फौरी तौर पे एक यानी कानून लाना चाह रहे हैं उसको रोकने के लिए। परवेज लाई मेथोडोलॉजी ये एक ऑर्डिनेंस लाना चाह रहे हैं, उसको रोकने के लिए उन्होंने इजलास जारी रखा हुआ है, जो परवेज लाई साहब करते हैं। जी वो यही है उसकी। लेकिन अब इनको नए कायदे ईवान के लिए वहाँ 4 से 5 ग्रुप्स हैं और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर तो चलो एक पैसे की चमक थी तो इसलिए इसके ऊपर इत्फाक हो गया, लेकिन जब ये हटेगा तो धड़ाम से वो पूरी पॉलिटिकल जो एक स्ट्रक्चर बनाया था पीटीआई ने आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो धड़ाम से नीचे गिरेगा। बिल्कुल। आखिर में इस्लामाबाद में ये भी एक बात चल रही है कि बुनियादी तौर पर इन साहब ने अपनी ज़ुबान के ज़रिए और अपने अमाल के ज़रिए जो पावर्स दैट बी इस्टेब्लिशमेंट उनको बहुत नाराज़ कर दिया था, तो वो मौके की तलाश में थे। ये मौके बहुत सारे देते रहे, मौका उनको मिला और उन्होंने उनको खड़का दिया। इमरान खान साहब को 2 ही तहफ़्फ़ुज़ अवेलेबल हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली, गिलगित बल्तिस्तान और एजेके। आज उनका एक जो है ना पिलर वो गिर गया और अभी भी देखें ना जो अभी आया, अब इनको पैसे का चस्का लग गया है। अब जो नए कायदे वान के तक मैं आपको वो मालूमात दूंगा कि जो आपको यानी आप तस्वर में भी नहीं होगा कि आज़ाद कश्मीर जो कि तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है, वहाँ पर तो ये चीज़ें खरीदी जा रही हैं और बेची जा रही हैं। मुझे दुख इस बात का है कि ये तनवीर इलियास साहब तो चले जाएंगे तारीख में, लेकिन फिर ये इतनी चीज़ों को महंगा कर गए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं और इमरान खान जैसे लोग जो अभी बड़े दावे करते हैं, आप मुझे ये बताएं कि तनवीर इलियास की जो वो स्वाय पैसे के अलावा उनकी कोई और क्रेडिबिलिटी नहीं थी। तो वो जो रिवायत छोड़ गए, तो वो कल भी जो बंदा आएगा वो वहाँ पर कैश रखेगा तो नए कायदेवान का तकर्रर होगा। ये ना हो कि आपका बंदा आ जाए तो फिर आप कहें जी ऐसी भी असरा लेके। नहीं, हमने तो बैठा, हम खुद पीयूष पार्टी है, हम तो खुद लोगों को ये कहते हैं कि आप आएँ इस पैसे के इसके खिलाफ यानी जहाद करें, हमारे साथ मिलकर जहाद करें, ये ताकि पैसे का अमल दखल सियासत से खत्म हो। बिल्कुल। आखिर में इसी फिनिश्ड पॉलिटिकली आपके ख्याल में या उसके पास चांस है तनवीर इलियास के पास? अभी सुप्रीम कोर्ट से 10% चांस आप कह सकते हैं कल रिलीफ का 10%। अगर नहीं मिलता तो फिर खत्म तारीख है। ही इज डन एंड डस्टेड। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।